Good morning, students. Let us resume our chapter 2. The claim to paramountcy. Paramountcy means सबसे ऊंचा. अर्ली 19th सेंचुरी में कंपनी जो थी उसने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था. लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1813 से लेकर 1823 तक, इन्होंने एक नई पॉलिसी इनिशिएट की. ये पॉलिसी थी पैरामाउंटेसी. अब कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो ये क्लेम करते थे कि इनकी ताकत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनकी ताकत भारतीय स्टेट से बड़ी है, इसलिए अब ये भारतीय स्टेट्स के ऊपर अपना शासन करेंगे. अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या भारतीय राजा जो थे वो ब्रिटिश सेना का सामना नहीं कर सकते थे या डरते थे या अंग्रेज़ों के अंडर कंट्रोल में नहीं आना चाहते थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी को अपना लिया. लेकिन ये पैरामाउंटेसी भी अनचैलेंज्ड नहीं रही. ब्रिटिश जो थे वो जब किटूर जो कि कर्नाटका में है वहाँ पर एक छोटे सा राज्य को जीतने जा रहे थे, रानी चन्नम्मा ने हथियार उठाए और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट किया, आंदोलन किया. 1824 में उन्हें कैद कर लिया गया और जेल में वो 1829 में उनकी डेथ हो गई. रायन्ना जो कि संगोली किटूर का एक गरीब चौकीदार था, वो इस आंदोलन को आगे लेकर गया. उसने बहुत सारी मदद के साथ में ब्रिटिश कैंप्स और रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. हालांकि ब्रिटिशर्स ने उसे पकड़ लिया और उसे फांसी पर लटका दिया 1830 में. लेट 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चिंता होने लगी रशिया से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि रशिया जो है वो अपना एम्पायर बढ़ा लेगी एशिया में और ये भारत में आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट से होते हुए. इस डर के कारण से ब्रिटिश जो थे वो अपना कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट पर पूरी तरह से चाहते थे. उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ में युद्ध लड़ा 1838 से लेकर 1842 तक और अब कंपनी का इनडायरेक्ट रूल वहाँ पर बनाया. सिंध 1843 में ले लिया गया. उसके बाद में पंजाब का नंबर आया, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह उस समय पर पंजाब में राजा थे. कंपनी की हार हुई. उनकी डेथ के बाद 1839 में 2 युद्ध लड़े गए सिख किंगडम के साथ में और 1849 में पंजाब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया. द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. फाइनल वेव जो थी एनेक्सेशन की वो लॉर्ड डलहौजी ने ली, जो कि गवर्नर जनरल था इंडिया का 1848 से लेकर 1856 तक. उसने एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया. ये पॉलिसी जानी गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये डिक्लेयर करती थी कि अगर कोई भी भारतीय राजा बिना किसी मेल हेयर मतलब किसी वारिस के, किसी पुरुष वारिस के अगर वो मर जाता है तो उसका जो किंगडम है वो लैप्स हो जाएगा और ये कंपनी का हिस्सा बन जाएगा. इस तरह का एक किंगडम जो था वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने जीत लिया. अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन, इसमें जो इन्होंने स्टेट्स जीते वो थे सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी. 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया और इसमें अंग्रेज़ों ने एक आर्ग्यूमेंट मतलब एक बात ये भी जोड़ी कि दे सेड दे वर obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the नवाब. वो ये बोले कि हम तो अपने आदेशों की पालना कर रहे हैं, लोगों को अवध में जो मिस गवर्नमेंट है मतलब अराजकता जो फैली हुई है, जो सरकार जो गलत तरीके से काम कर रही है, नवाब जो गलत काम कर रहे हैं, उससे उन्हें फ्री करा रहे हैं. Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. अब अवध के नवाब का इस तरह का अपमान और उसे इस तरह से जब सीट से सिंहासन से हटा दिया गया
तो अवध के नवाब जो थे, अवध के जो लोग थे कॉमन पीपल, उन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया। द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे कि अलग अलग तरीके से देखा जाता है। ब्रिटिशर्स इसे इंटरप्रेट करते हैं एज ए सिपाही म्यूटनी, और इंडियंस जो है वो इसे रेफ़र करते हैं द फर्स्ट वार फॉर इंडिपेंडेंस। अब क्या हुआ बच्चों कि जब अंग्रेज़ों ने बहुत सारे टेरिटरीज़ को जीत लिया तो उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि अगर उन्हें इस लैंड में रहना है, भारत में रहना है और शासन करना है, तो उन्हें यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी सुधारना पड़ेगा। वारेन हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 तक, उन्होंने कंपनी के एक्सपेंशन की पावर्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। कंपनी जो थी वो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास सभी जगह पर अपनी ताकत बना चुकी थी। ब्रिटिश टेरिटरीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांटा गया, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा गया। 3 प्रेसिडेंसीज थी उस समय पर, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। हर एक प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था। सुप्रीम हेड जो होता था वो गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था जिसने कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सामने लाए इन द स्पेयर ऑफ जस्टिस, न्याय के क्षेत्र में। 1772 में न्याय की एक नई व्यवस्था लागू की गई। 2 तरह के कोर्ट बने, क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट जहाँ फौजदारी अदालत, जहाँ पर कि हत्या, डकैती, लूटमार इनके फैसले होते थे, और सिविल कोर्ट दीवानी अदालत जहाँ पर घरेलू झगड़े, संपत्ति के बंटवारे को लेकर के झगड़े, इस तरह के फैसले हुआ करते थे। मौलवी और हिंदू पंडित ये इन्होंने अपने अपने कानून बनाए सिविल कोर्ट्स में। क्रिमिनल कोर्ट्स जो थे वो काजी के और मुफ्ती के अंडर में थे, लेकिन इनका सबसे बड़ा सुपरवाइज़र कलेक्टर होता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि ब्राह्मण पंडित जो थे ये अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशन देते थे स्थानीय कानूनों पर, जो कि धर्मशास्त्र के अलग अलग विद्यालयों पर आधारित होते थे। इनमें समानता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को कहा गया कि वो हिंदू कानूनों का एक डाइजेस्ट बनाए। N.B. हलहेड इसने ट्रांसलेट किया इस डाइजेस्ट को इंग्लिश में। 1778 में एक मुस्लिम लॉ का कोड बना जिसमें कि यूरोपियन जजेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ। इस कोर्ट को नाम दिया गया द सदर निज़ामत अदालत, वॉज ऑल्सो सेटअप एट कोलकाता। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। अब बच्चों इस समय पर जो एक मेन चीज़ सामने थी वो था कलेक्टर। जैसा कि कलेक्टर का टाइटल बताया गया, इसका मेन काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना जजेस की मदद से डिस्ट्रिक्ट में। पुलिस ऑफिसर्स और दरोगा जो होते थे वो इसकी मदद करते थे। उसके ऑफिस में जो कि कलेक्ट्रेट होता था, अब कलेक्ट्रेट एक नया केंद्र बना पावर का, और वहाँ पर नई नई अथॉरिटीज़ के होल्डर्स सामने आए। कंपनी आर्मी, अब कंपनी जो थी उसे ये भी महसूस होने लगा कि अगर उसे इतना वास्ट एम्पायर बना कर के रखना है तो कंपनी को अपनी सेना भी बनानी पड़ेगी। कंपनी का रूल जो इंडिया में था वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर के आया, लेकिन बात आई मिलिट्री की ताकत को बढ़ाने की। मुग़ल आर्मी में सवार और पैदल सैनिक 2 तरह के सैनिक होते थे। इन्हें तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी और तलवार का इस्तेमाल करना सिखाया जाता था। जो पैदल सैनिक होते थे या सवार जो होते थे, इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती थी। रूरल एरियाज़ जो थे, लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट, यहाँ पर भी बहुत सारे किसान थे। एंड द लोकल ज़मींदार्स ऑफन सप्लाई द मुग़ल विद पैदल सोल्जर्स, और यहाँ पर ज़मींदार भी
मुग़ल राजाओं को पैदल सैनिक प्रोवाइड करवाते थे। अब चेंज हुआ 18th सेंचुरी में। मुग़ल सक्सेसर्स स्टेट जैसे कि अवध और बनारस, इन्होंने सेनाएं रखना शुरू कर दिया और अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही मेथड अपनाया और इसने अपनी पहली सेना को नियुक्ति दी, जो कि सिपॉय आर्मी के नाम से जानी गई, जिसमें जो सिपॉय इसका मतलब था सिपाही, मीनिंग सोल्जर। जब युद्ध की टेक्नोलॉजी चेंज हुई 1820 में, तो कंपनी की जो सेना थी वो डिक्लाइन हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जो था वो बर्मा, अफ़गानिस्तान और इजिप्ट के साथ में युद्ध लड़ रहा था। यहाँ पर जो सैनिक थे इनको बहुत ही हैवी मस्केट्स मीन्स हैवी गन इन्हें दी गई थी, और सोल्जर्स जो थे कंपनी के, उन्हें मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। कंपनी के सोल्जर्स जो थे उन्हें बदलती हुई सैन्य ज़रूरतों का सामना करना पड़ता था, और अब ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश जो थे इन्होंने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर बनाया। सोल्जर्स जो थे वो यूरोपियन स्टाइल में उन्हें ट्रेनिंग दी जाने लगी, इन्हें डिसिप्लिन सिखाया गया और रेगुलेट लाइफ सिखाई गई पहले से ज़्यादा। अब ये जो इसके कारण प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई, क्योंकि कास्ट और कम्युनिटी फीलिंग्स जो थी उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था प्रोफेशनल सोल्जर बनाने में। इंडिविजुअल्स जो थे उन्होंने जल्दी से उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी उसे नहीं छोड़ा। सिपाही कैसा महसूस करते थे? ये रिएक्ट करते थे क्योंकि इनके जीवन में और इनकी पहचान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था, और इसी का परिणाम था कि 1857 में 1857 की क्रांति, जो कि एक सिपाही के कारण से शुरू हुई थी। कंक्लूज़न, क्या कंक्लूड करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत में आई थी, इसने अपनी टेरिटरियल कॉलोनियल पावर बनाई। नए नए सिस्टम आए टेक्नोलॉजी के अर्ली 19th सेंचुरी में। अब 6 और 8 मंथ्स लगे इंडिया को समुद्र तक पहुंचने में। स्टीम शिप्स रिड्यूस्ड द जर्नी टाइम टू 3 weeks, enable more Britishers and their families to come to a far off country like India। अब जो भाप के इंजन बने थे, इसके कारण से जो यात्रा करने में 6 से 8 महीने लगते थे, अब वो कुछ ही सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह का समय रह गया, और ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने परिवारों के साथ में भारत में घूमने आने लगे। 1857 में कंपनी ने डायरेक्ट रूल किया 63% टेरिटरी पर और 78% पॉपुलेशन पर भारतीय उपमहाद्वीप की। Combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control। अब क्या था कि जहाँ कहीं पर तो इसका डायरेक्ट शासन था, और जहाँ पर इसका डायरेक्ट शासन नहीं था वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी उन जगहों को भी अपने डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही थी। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। Thank you.